गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, मैं रजनी और एचपीएस कॉलेज मधेपुर मधुबनी। ठीक है, आज जो मेरा लेक्चर है वो फिर से बीए पार्ट 2 के बच्चों के लिए है और ये लेक्चर नंबर 2 है जो मैंने पेपर नंबर 4 पढ़ाया था बिफोर। अभी मैंने एक लेक्चर दिया था ना, हाइपोथेसिस उपकल्पना पे, पहला लेक्चर था कि उसका सेकेंड पार्ट है। उपकल्पना की अवधारणा उस दिन पढ़े थे, उसमें हमने मीनिंग देखा था और डेफिनेशन देखा था। आज हम क्या पढ़ेंगे, उसकी विशेषताएं। किसकी विशेषताएं? उपकल्पना की विशेषताएं। तो लिखने की किसी भी बच्चों को जरूरत नहीं है, आप केवल सुनते रहिए क्योंकि ऑलरेडी हमने ई कंटेंट में ये हमारे एचपीएस कॉलेज के वेबसाइट पर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है हमको, हमें पढ़ना है उपकल्पना की विशेषताएं। ठीक है, अगर किसी को इंग्लिश में लिखना है तो वो भी लिख दो। मैं लिख इसलिए रही हूं ताकि लिखा रहेगा तो समझाने में और आपको समझने में आराम होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। अब हमने क्या देखा था, उपकल्पना किसे कहते हैं? उपकल्पना एक जो है स्टेटमेंट होता है जिसमें कुछ दो या दो से अधिक चर होते हैं जिनके बीच आपस में एक संबंध होता है और हम उस स्टेटमेंट को क्या करते हैं, पूरे रिसर्च के दौरान प्रूफ करते हैं। उसी के इर्द गिर्द हमारी रिसर्च की जो पूरी फील्ड है हमारी उसी स्टेटमेंट के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जो चाहे वो डेटा कलेक्शन हो या मेथोडोलॉजी जो हम यूज करते हैं, मेथड्स यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं उसी स्टेटमेंट के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो इस प्रकार उपकल्पनाओं की अगर विशेषताओं को देखें तो सबसे पहली उपकल्पना की जो विशेषता है वो क्या है, उद्देश्य निर्धारित करना। क्या होगा? पहला है उद्देश्य। उद्देश्य निर्धारित करना। दूसरा है पथ प्रदर्शक। तीसरा सीमा निर्धारण। फोर्थ है सुनियोजित या सुनिश्चित भी कह सकते हैं, या सुनिश्चित। ठीक है, एक होगा सिद्धांत निर्माण। लिखा तो नहीं है? नहीं, सिद्धांत निर्माण। ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं एक और हो सकता है, यहां लिख देती हूं, क्या पता आगे ना जा रहा हूं वीडियो में, तो एक और हो सकता है तथ्यों का संकलन। तथ्यों का संकलन। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक। अब देखिए हमने क्या बोला, उपकल्पना की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो उपकल्पना की क्या विशेषता होती है? मेरी पहली उपकल्पना की विशेषता होती है उद्देश्य निर्धारित करना। उद्देश्य निर्धारित करना क्या? जैसे ही हम किसी उपकल्पना का निर्माण करते हैं, किसी भी रिसर्च को आगे, रिसर्च का जो मेरा, जब हम समस्या, पहला जो स्टेप होता है किसी भी रिसर्च को करने का, पहला जो मेरा, बार बार याद रखिएगा इस बात को कि जो मेरा फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, समस्या का चयन। जब हम अपनी समस्या का चयन कर लेते हैं तो जो मेरा दूसरा चरण होता है किसी भी रिसर्च का, वो क्या होता है, उपकल्पना का निर्माण। जब हम दूसरे चरण पे आते हैं उपकल्पना का निर्माण, तो ये वही हमने पढ़ा है। तो उपकल्पना के निर्माण के बाद हम, इसकी विशेषताएं क्या होती है, क्यों इसकी जरूरत है हमको रिसर्च के दौरान, तो इसका क्योंकि उद्देश्य निर्धारित करना, जो भी मेरे रिसर्च का उद्देश्य है कि हमको क्या ज्ञात करना है, हमारी समस्या क्या है, हमको क्या खोजना है, वो हमको इस उपकल्पना जो स्टेटमेंट बनाते हैं उससे जो है हम बिल्कुल उद्देश्य तक पहुंच जाते हैं।
और ये इसीलिए कहा गया है उद्देश्य निर्धारित करना इसका पहली विशेषता होती है। दूसरी विशेषता पथ प्रदर्शक। पथ मतलब क्या होता है? रास्ता, और प्रदर्शन या दर्शक मतलब दिखाना, दिखाते हैं ना, तो पथ दिखाने का काम करता है। यहाँ पे कोई इंसान नहीं है, बट आपको एक स्टेटमेंट पूरे रिसर्च का कैसे जाना है, किस रास्ते पर, उस रास्ते का आपको बताता है। जैसे कि आप कई नई जगह जा रहे हो, एकदम बिल्कुल इसको अगर हम बहुत साधारण भाषा में समझते चले तो आपको ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर है, जो कि सबसे टफेस्ट माना जाता है, वो बहुत ही आसान लगने लगेगा। कि जैसे कि अगर हमको बाहर जाना होता है, आप मान लीजिए मधेपुर में रहते हैं, आपका एक एग्जाम हुआ बैंगलोर में, आप पहली बार लाइफ में बैंगलोर जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? आप खुद ही बताइए क्या करेंगे। नंबर 1, आप तुरंत गूगल पे सर्च करेंगे कि यहाँ से कौन कौन सी ट्रेनें चलती हैं। फिर जाएंगे कि भाई आपका कॉलेज जहाँ पे है वहां का गूगल मैप देखेंगे कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट बीच में जो है प्लेस पड़ता है, ताकि आपको कोई जो है इधर उधर लेके ना चला जाए, आप कहीं खो ना जाए, आपका समय बर्बाद ना हो जाए, आप एक्चुअल टाइम पे पहुंच जाए वहां पर, और आपको थोड़ी सुविधा हो जाए। काफी हद तक सुविधा होती है पहले से जब हम प्री प्लान करके एक अननोन प्लेस पे जाते हैं। ठीक हमारा रिसर्च क्या होता है? एकदम अननोन, हम नहीं जानते हैं उसके बारे में कुछ भी, हम नए नए उस फील्ड में आते हैं रिसर्च करने के लिए। तो ये उपकल्पना हमको क्या करता है कि एक पथ प्रदर्शक की तरह, जैसे गूगल मैप है ये एक तरीके का, कि गूगल मैप के द्वारा जो है आप अपने एग्जैक्ट पोजीशन पर, एग्जैक्ट जो आपका लोकेशन है वहां पे पहुंच पाते हैं। ठीक उसी तरीके से ये भी आपका पथ प्रदर्शक करता है उपकल्पना, और आप आराम से उस रास्ते जो है इस उपकल्पना के स्टेटमेंट को बस ध्यान में रखते हुए जो है आप अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल चलते चले जाते हैं। सीमा निर्धारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है किसी भी रिसर्च। अब देखिए हमने क्या एक उपकल्पना माना था कि बाढ़ का जो जुलाई से लेके सितंबर तक जो है बच्चों की संख्या एचपीएस कॉलेज में कम होती है ड्यू टू बाढ़। ठीक, तो अब देखिए इस स्टेटमेंट ने क्या कर दिया, एक सीमा निर्धारण कर दिया। क्या सीमा निर्धारण किया, खुद ही बताओ। नंबर 1 कि हमको पूरे 12 महीने का डाटा नहीं चाहिए कि बच्चे कब आते हैं कब नहीं। हमको बेसिकली चाहिए कि बच्चे जो है कितने आ रहे हैं, पार्ट 1 में कितने आ रहे हैं, पार्ट 2 में कितने आ रहे हैं, 11th में कितने आ रहे हैं, 12th में कितने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कितना एडमिशन है। हाँ, एक कंपैरिजन के लिए हम 1-2 मंथ और का देख सकते हैं, जो मंथ बाढ़ का नहीं होता है उसमें, लेकिन या पिछले साल का देख सकते हैं कि पिछले साल कितने थे, इस साल कितने थे। तो बहुत सारी उनको हम कहीं ना कहीं हमारा एरिया निर्धारित हो गया कि हमको सिर्फ एचपीएस कॉलेज का ही देखना है, न कि कॉलेज के बगल में कोई और स्कूल है या कोई कॉलेज है या कहीं और। तो और एचपीएस कॉलेज ये भी फिक्स कर दिया गया। तो एक स्टेटमेंट जो होता है कहीं ना कहीं हमको बिल्कुल एक निर्धारित कर देता है कि हमको इसी सीमा के अंदर टहलना। अगर हमको बैंगलोर जाना है तो ऑब्वियसली हम बैंगलोर की ट्रेन में, अगर पहले से ट्रेन का कंफर्मेशन, पहले से उस जगह का कंफर्मेशन ना रहे तो पता चला कि मुझे जाना है, जैसे मुझे मधेपुर की जगह मैं पहुंच जाऊं। मैं पहली बार जब मधेपुर में आई तो मैं यहाँ की हूँ नहीं, बट मैंने क्या किया, पहले से ही सर्च कर लिया था। तो ऐसा ना हो कि पहले मुझे जाना है मधेपुर और मैं पहुंच जाऊँ मधेपुरा। दोनों नाम सेम ही सेम है, स्पेलिंग में डिफरेंस भी नहीं है कुछ खास। तो इसलिए ये हमको क्या करता है, सीमा निर्धारित कर देता है कि एक मेरा ये सीमा है, इस सीमा के बाहर हमको नहीं निकलना है। और इसके बाहर भी बहुत सारे तथ्य होंगे जो लगेंगे कि मुझे मेरे अपने काम के, लेकिन इस उपकल्पना के कारण, ये जो उपकल्पना जब हम निर्माण कर लेते हैं तो वो हमको सीमा का निर्धारण कर देता है जिसके बाहर हम नहीं जा पाते हैं, और हम कम समय में, कम खर्च में जो है अपनी रिसर्च को करते हैं। क्योंकि जब आप पूरा रिसर्च पढ़ें, लास्ट में पढ़ेंगे तो एथिक्स ऑफ रिसर्च पे होता है कि हम कैसे टॉपिक लेते हैं। जो है हमको, चूंकि हम स्टूडेंट होते हैं तो हमारे पास पैसे की कमी, समय की कमी, सब चीज को ध्यान में रखते हुए ही एक रिसर्च किया जाता है। तो वो हमारी सीमा का निर्धारण कर देता है, तो हमारा समय भी बचता है और पैसा कि हम इधर उधर ना भाग जाएं, जाने आने में जो खर्च होंगे। तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उपकल्पना क्या करता है, सीमा का निर्धारण कर देता है, और फिजूल के जो तथ्य होते हैं जिनकी हमें कोई काम नहीं है उनसे भी हम बच जाते हैं। चौथा है सुनियोजित या सुनिश्चित। सुनियोजित या सुनिश्चित मतलब सुनिश्चित, पहले से निश्चित कर देता है कि हमको
कहाँ तक जाना है, ये पहले ही प्री प्लान हो जाता है कि हमको कैसे कैसे कौन सी रिसर्च मैथोलॉजी का प्रयोग करना है, क्योंकि अभी हमको फील्ड में जाना है तो क्या हमको करना चाहिए, किस किस चीज को, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसको आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये तो अभी आप उपकल्पना पे हैं, अभी आप जब मेथड्स पढ़ेंगे रिसर्च को करने के लिए आफ्टर उपकल्पना, तब आप देखेंगे कि पहले से ही हमको सुनियोजित और सुनिश्चित हो जाता है कि हमको किन किन मेथड्स का प्रयोग जो है अपने इस रिसर्च जो है करने जा रहे हैं हम, उसमें जरूरत पड़ेगी। सिद्धांत निर्माण में सहायक, सिद्धांत निर्माण में सहायक, बहुत सारे सिद्धांतों का निर्माण हो जाएगा, उपकल्पना के द्वारा हो जाता है, क्योंकि जब उपकल्पना को में हम कंफर्म हो जाते हैं और उपकल्पना बन जाती है हमारी और हम रिसर्च कंप्लीट करते हैं तो हमारा एक सिद्धांत जो है निर्माण हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे सिद्धांत है, आपने थ्योरीज पढ़ी होंगी, कॉम्ट की थ्योरी है, दरखाइन की थ्योरी है, इसी तरह मेलानोव्स्की, ब्राउन है, कूले हैं और मैकाइवर एंड पेज, तमाम नाम है जो आप जो है पार्ट 1 से पढ़ते चले आ रहे होंगे, पार्ट 2 के पेपर में पढ़ा होगा या पार्ट 1 में, या फिर ऐसे भी गुड एंड हार्ट, अगर रिसर्च मैथोलॉजी में भी देखें तो गुड एंड हार्ट का है, और भी तमाम लोगों का आप पढ़ते चले आए होंगे डेफिनेशंस। तो ये लोग क्या है, रिसर्चर है और इन लोगों ने कोई ना कोई थ्योरीज दी हुई है, तो इस तरीके से सिद्धांत निर्माण में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। लास्ट, तथ्यों का संकलन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तथ्यों का संकलन। क्या है, तथ्यों का संकलन। तथ्यों का संकलन मतलब इंग्लिश में इसको फैक्ट बोलते हैं, फैक्ट्स। फैक्ट्स मतलब जो भी कुछ हम डाटा फील्ड में जाकर के कलेक्ट करते हैं उनको कहा जाता है तथ्य, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था आई थिंक की क्लास में। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा या कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो अलग से फैक्ट का, थ्योरी का और कंसेप्ट का एक चैप्टर भी होता है आपके रिसर्च मैथोलॉजी में, तो किसी को जानना होगा तो मैं किसी लेक्चर में इसको भी बता दूंगी। तो फैक्ट क्या होता है, तथ्यों का संकलन। संकलन मतलब होता है कलेक्ट करना। क्या होता है, कलेक्शन। कलेक्शन मतलब जुटाते हैं हम लोग, क्या करना, जुटाते हैं। हम कॉलेज गए, कंप्यूटर ऑपरेटर से मिले, उनसे पूछा कितना एडमिशन हुआ है पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, सोशियोलॉजी में, हिस्ट्री में, कि बच्चे किसमें आ रहे हैं किसमें नहीं आ रहे हैं, पार्ट 1 में कितने बच्चे आए, तो इन सब का डेटा हम वहां से खोजेंगे। तो ये जब खोजेंगे वो क्या हुआ, फैक्ट हुआ। कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, फिर देखेंगे कि भाई जुलाई में कितने बच्चे थे, फिर अगस्त में कितने बच्चे थे, फिर सितंबर में कितने बच्चे थे, फिर बाढ़ वाला एरिया भी देखेंगे, तो जाएंगे बाढ़ जो सरकारी विभाग होता है जो जहाँ पे बाढ़ से संबंधित आपके पूरे डेटा रखे रहते हैं, वहां जाकर के मिलेंगे कि भाई कितना एरिया को बाढ़ पीड़ित घोषित किया गया है और ज्यादा पानी है, भरा हुआ है। हम जाएंगे, फिर हम फील्ड में भी जाएंगे, उन बच्चों के घर जो कि नहीं आ रहे हैं उनमें से कुछ का कलेक्शन करेंगे। तो ये जो कुछ भी कलेक्ट करेंगे तो तथ्यों का संकलन ये करता है, क्योंकि उपकल्पना बन गई है। मुझे ऐसा नहीं है कि हम उसके घर चले जाएं जिसके घर में हमको बच्चे पढ़ते ही नहीं है, एचपीएस कॉलेज में उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ते ही नहीं है, 11th 12th में नहीं पढ़ते हैं। तो ये सब निर्धारण मेरा क्या कर देता है, उपकल्पना कर देता है कि आपको उन्हीं तथ्यों को कलेक्ट करना है समाज में जाके या सोसाइटी में जाकर के या उस क्षेत्र मधेपुर में जाकर के, उन गांव में जाकर के, जो कि आपका उपकल्पना वाका स्टेटमेंट होगा या उपकल्पना जो आपने बना रखी है अपने रिसर्च से संबंधित, उन्हीं तथ्यों को वो स्टिक कर देता है। और हमको तथ्यों के संकलन में भी इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये हमारा आज का जो ये दूसरा लेक्चर था वो किस पे था, क्या पढ़ा आपने, उपकल्पना की विशेषताएं। उपकल्पना क्या है, उसकी विशेषताएं। ये आपको लास्ट तक जाएगा, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जान लीजिए। एक लाइन में कोई पूछे कि उपकल्पना क्या है तो बहुत बड़ा सेंटेंस याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही याद रखिए कि रिसर्च करने से पहले पूर्व में जो हम कल्पना करते हैं, अपने रिसर्च से संबंधित एक कल्पना का निर्माण करते हैं, एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसमें कि 2 या 2 से अधिक चर होते हैं, जिन चरों के बीच संबंध होता है, और उस पूरे रिसर्च में हम क्या करते हैं, उस स्टेटमेंट का, उस लाइन का, उन वेरिएबल्स का हम उसको प्रूफ करते हैं कि वो सही है, गलत है, क्या है, और उस पर ही हमारा रिसर्च पूरा जो है कंसंट्रेट रहता है। तो इस सेकंड लेक्चर जो था ये मेरा
उपकल्पना की विशेषताएं, ये आज यहीं पर खत्म होता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि उपकल्पना के कौन से माध्यम है, कहाँ कहाँ से आप उपकल्पना का निर्माण, ऐसा नहीं है ना कि कुछ निर्माण कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ना कि आप कहीं से भी कुछ भी किस जो है सोच लिया, कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है उपकल्पना निर्माण के दौरान। तो हम उस पर चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।